Aluminum is being increasingly used for structural purposes because मारियो तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मयंक नहीं आ रहा, कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? ठीक है, तो सबका किया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में बताना है। इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील, गलत है। इट्स कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इज हाफ दैट ऑफ स्टील, गलत है, ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, ये कह सकते हो कोरोजन की वजह से, है ना। स्टील में कोरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील। द स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलॉय भी यूज़ करते हैं हम लोग ड्यूरेल्यूमिन, इसी वजह से। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। वेरी गुड, सबको रटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बफरिंग तो नहीं हो रही है बालक? बफरिंग सफरिंग तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following methods of design is not suitable for structures subjected to impact and fatigue? इम्पैक्ट एंड फटिंग के केस में कौन सा डिज़ाइन मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते? सिंपल डिज़ाइन, सेमी रिजिड, रिजिड, प्लास्टिक डिज़ाइन। तो देखिए प्लास्टिक डिज़ाइन में क्या होता है, हम जब प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो हम मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल का एक एक फाइबर आपका कहाँ पहुँच जाता है? एफ वाई स्ट्रेस पर पहुँच जाता है। और आपने पढ़ रखा है फटीग एंड्योरेंस लिमिट, आपको याद होगा कि फटीग के केस में साइक्लिक लोडिंग में एक लेसर स्ट्रेस पर भी स्ट्रक्चर क्या कर सकता है? फेल कर सकता है। तो आप डिज़ाइन करके ले जा रहे हो उसे फुल स्ट्रेस पर, और फटीग की वजह से वो कम स्ट्रेस पर भी क्या कर सकता है? फेल कर सकता है। तो प्लास्टिक डिज़ाइन हम लोग वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। A steel plate of 30 centimeter width and 10 mm thickness, a rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate. ठीक है, कितना आ रहा है? सी आ रहा है आपका, बिल्कुल सही जवाब। अब क्या है, प्लेट तो आपके पास 30 सेंटीमीटर की है, रिवेट डायमीटर कितना है? 18, तो 18 के लिए कितना ऐड करोगे इसमें? 1.5 करोगे, होल माइनस करोगे। अब ये सब एक मिनट, और ये आपके पास क्या है? तो इसको 300 कर देना mm के लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये mm में, और इंटू 10 कर देना। बाद में क्या कर देना? जो आए उसे 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। बाकी आंसर तो आप सबका आ ही गया है। ठीक है, नहीं तो सेंटीमीटर में निकाल लो सब कुछ और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा सवाल है, टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन दिया है कि यूपीएससी ने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने को दे दिया है। ये तो अनसीन पैसेज हो गया। ये क्वेश्चन तो अनसीन पैसेज हो गया आपका। चलिए भैया, इस अनसीन पैसेज को पढ़ लेते हैं हम लोग। सर पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है? वेलकम निशिकांत। यार पीडीएफ में दे तो रहा हूँ, पता नहीं कल परसों कैसे पीडीएफ रहेगी। चलो आज मुझे याद दिला देना, मैं क्लास के बाद पीडीएफ दे दूंगा। वैसे पीडीएफ प्रोवाइड तो कर रहा हूँ ग्रुप में, हो सकता है मेरे ही मेमोरी लॉस कर जा रही है आजकल। ठीक है, so which one of the following is the most important consideration in the design of a riveted joint between structural members when the centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load? तो important point क्या है? The centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेंट्रिक कनेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एसेंट्रिक कनेक्शन की बात हो रही है। तो एसेंट्रिक कनेक्शन, तो आप सब कुछ भूल जाओ इसमें क्या लिखा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने एसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में सोचना है, क्योंकि एसेंट्रिक कनेक्शन के केस में ही
हाँ देखिए, वीटो ने अभी ऑप्शन भी देखे, उसने सी ऑप्शन बता दिया, रटा पड़ा है पहले से, बहुत बढ़िया। चलिए, तो द डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ईच रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस, गलत हो गया। डायरेक्ट शेयर फोर्स जो होता है वो लोड अपॉन नंबर ऑफ रिवेट होता है, वो रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, shear force caused in each rivet due to eccentricity of the load is proportional to its radial distance from its centroid, okay, and the load is proportional to its radial distance from its centroid, वही बात दोबारा रिपीट कर दी। and the direct shear force in each rivet should be limited to half the rivet value, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, बी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, आप समझ रहे हो। डायरेक्ट शेयर फोर्स रिवेट वैल्यू का हाफ वो ऐसा नहीं होता, पी अपॉन एन होता है, पी अपॉन एन होता है, ठीक है बेटा। अगली बार सवाल आए और उसने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में पेपर क्वेश्चन तो रिपीट हो जाए लेकिन ऑप्शंस की लोकेशन चेंज कर दे, तो एक ही जगह सी कर दे, सी की जगह ये कर दे, फिर क्या होगा। ठीक है, इसने पढ़ लो पहले। नाउ द शेयर फोर्स, यूपीएससी वालों को बताना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो। द शेयर फोर्स कॉज इन ईच रिवेट due to eccentricity of the load is proportional to the radial distance of the rivet from the centroid of the rivet group, and the maximum resultant shear force in any rivet should not exceed the rivet value, ठीक है। तो बेसिकली एसेंट्रिसिटी की वजह से हम लोग क्या करते थे, टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर होता था। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता था, टी अपॉन जे इंटू आर। यहाँ पर आर जो होता था वो रेडियल डिस्टेंस होती थी फ्रॉम सेंट्रॉइड, आर क्या होती थी, रेडियल डिस्टेंस होती थी फ्रॉम सेंट्रॉइड, ठीक है। तो जो शेयर फोर्स होता था वो होता था टाउ इंटू एरिया, तो टी अपॉन जे इंटू एरिया और इंटू क्या आर। अब देखो फॉर द गिवन सिचुएशन टी कांस्टेंट है, रिवेट ग्रुप का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, रिवेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो रिवेट में जो टॉर्जन की वजह से फोर्स आएगा वो रेडियल डिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियल डिस्टेंस ये होती थी आर सेंटॉइड से, ठीक है ये, और जो रिजल्टेंट फोर्स आता था, ठीक है, और जो रिजल्टेंट आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स इन एनी रिवेट शुड नॉट एक्सीड द रिवेट वैल्यू, सही बात है, ऐसे एनालाइज करते थे कि मैक्सिमम फोर्स निकालते थे एंड दैट मैक्सिमम फोर्स शुड नॉट बी मोर देन रिवेट वैल्यू, शुड नॉट बी मोर देन रिवेट वैल्यू, यही करते थे। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ये सवाल नहीं आएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द सिंगल एंगल टाई ऑफ अ वेल्डेड स्टील ट्रस इन एन इंडस्ट्रियल शेड is required to be designed for an axial tension of 50 kilonewton. If the permissible tensile stress is 150 megapascal, then the most suitable section is IS 800 codal requirements will be. अरे ये पंडित के जैसे वाणी में क्या, अरे वो वो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ था ना, तो वो उस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आवाज खिंच गई। चलिए, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है आपके पास, नेट एरिया इनटू अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब अच्छी बात यहां पर यह है कि आपके पास क्या है, बेल्डेड है,
वेल्डेड है तो कोई रिडक्शन तो करना नहीं है। लेकिन सिंगल एंगल सेक्शन है, ठीक है, सिंगल एंगल है, तो सिंगल एंगल के केस में आपके पास जो नेट एरिया होता था ए नेट, वो क्या होता था, ये होता था A1 प्लस के टाइम्स A2, A1 प्लस के टाइम्स A2। A1 क्या होता था, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और A2 क्या होता था, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। अब ये एरिया तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके केस में हम लोग एक अप्रोक्सीमेट मेथड से किसी भी एंगल सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये लेंथ अगर L1 है और ये लेंथ अगर L2 है, एंड दिस थिकनेस इज T एंड दिस थिकनेस इज T, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर एरिया लेते हैं। ये वाला एरिया इसका कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा L1 माइनस T/2 इंटू टी, ये आपके पास कनेक्टेड लेग का एरिया हो जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया होगा वो ये वाला लिया जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास L2 माइनस T/2 इंटू टी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखो, ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो रहा है, ये वाला एरिया क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया, ये एरिया 2 बार काउंट हो गया, इसके साथ भी इसके साथ भी। लेकिन ये वाला एरिया छूट भी तो गया, ये वाला एरिया रह भी गया। तो अगर यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया तो एक बार यहाँ का मान लिया, तो आपको इससे पूरा एरिया मिल जाता है। 7:30 रहा करेगा यार, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, कल मौसम की वजह से हो गया, आज मेरी वजह से लेट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, A1 A2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। A1 A2 क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, A1 A2 आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां से आपको K निकालना पड़ेगा, K की वैल्यू क्या होती थी, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, यही होता था। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन रहेगा, आपको करना पड़ेगा इसको। वेलकम दीपक कुमार जी। एक और हमारे UPPSC ए रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। तो पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि जब एरिया गिवन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, एरिया इस तरीके से निकालना होता है, कनेक्टेड लेग का एरिया, आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया, फिर आपको के निकालना पड़ेगा। अब आपके पास अलग अलग सेक्शंस हैं, तो इनमें से आपको सुइटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, सुइटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अब तरीका क्या होगा सुइटेबिलिटी देखने का, तो सबसे बड़े सेक्शन से स्टार्ट करो आप। सबसे बड़ा एंगल सेक्शन क्या है, ये है 75 इंटू 50 इंटू 6। लेकिन आपको भी मालूम है कि एग्जाम में ए ऑप्शन के होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं। हाँ, अब आप कैसे सेक्शन सेलेक्ट करोगे कि आपका तुक्का बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो पहली बात तो सबसे छोटा सेक्शन नहीं लो, ठीक है। और ये ऑप्शन ए पर है सबसे बड़ा सेक्शन मत लो। तो आप जो स्टार्ट करो वो या तो इससे स्टार्ट करो या फिर इससे स्टार्ट करो। तो आप बी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। राजस्थान जेई पोस्टपोन हो गया, होना ही था, ऐसे हाल में क्या पोस्टपोन एग्जाम कराओगे, ठीक है। इस साल जान बचा लो, सेलेक्ट ठीक है, नौकरी अगले साल ले लेना, बहुत मुश्किल है भैया इस बार ज़िंदगी। तो आप इस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, इसका एरिया निकालिए, उसको सिग्मा 80 से मल्टीप्लाई करिए। अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इस 50 किलो न्यूटन से ज़्यादा आ रही है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यार देखो, हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो केवल एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो बात नहीं है, ठीक है। सबसे बढ़िया, इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपको मालूम चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना है तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। देखिए, जगन्नाथ जी कह रहे हैं इनके फैमिली में 9 मेंबर थे, सबके सब एक साथ कोविड पॉजिटिव, ध्यान रखिए अपना। हमारे निशिकांत जी हैं, ये भी कोरोना से फाइट करके वापस आए हैं, अब पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ये मत सोचो केवल एग्जाम पॉइंट करने का तरीका, और भी तो चीज़ें हैं ना इसमें। कम से कम यही देख लिया कि यार बेल्डेड मेंबर होगा, ये एरिया कैसे निकालें, यही सीख लिया, बाकी आगे बढ़ो। और ठीक है,
बाकी किसी एक जेई में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस बार जो अब ईएससी वाले पगला गए हैं बिल्कुल, वो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं ईएससी वाले। तो देखो यहाँ पर आप जब आपने इस जैसे ये सेक्शन में 45/35 लेकर चले थे ना, और सी ऑप्शन लिया था पहले, ठीक है। आप हमारे हिसाब से क्या लेके चलो, बी ऑप्शन लेके चलो, यहाँ से इसको लेकर चलो। तो ये आ गया 60-5/2 × 5, ये आ गया A2, ये आ गया K निकाल लिया, A1 + K2 से नेट एरिया आ गया। नेट एरिया में आपने क्या कर दिया, सिग्मा 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, मेजोरिटी में क्वेश्चन IS 800 1984 वाले कोड्स हैं, तो उनको देखने की जरूरत है या 2007 वाले पर होगा? दोनों देखना पड़ेगा, स्टील में दोनों को देखना पड़ेगा। मयंक जी तब भी अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए भी एरिया मालूम तो सबसे करना पड़ेगा ना, एरिया मालूम तो सबसे करना पड़ेगा, बिना करे थोड़ा ना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लेकिन देखो भैया, कंपटीशन की सबसे अच्छी बात ये होती है, कंपटीशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो है वो सबके लिए है। अगर विदाउट कैलकुलेटर है, लेंथी कैलकुलेशंस हैं, तो सबके लिए है ना, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है। कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भी पहले से करके बैठे पड़े आप लोग, बहुत बढ़िया। A cantilever steel beam of 3 meter span carries a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter, inclusive of self weight. The beam comprises ISLB 200 at 198 Newton per meter, flange 100 by 7.3 mm, वेब थिकनेस इतना, IXX इतना, IYY इतना, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दे रखा है, एक आई सेक्शन बीम दे रखी है, ये बीम है जिसका आपको सारा डेटा गिवन है, XX और YY, ठीक है। और ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है जिस पर UDL आपको इंक्लूडिंग सेल्फ वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हाँ, सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको दोनों निकालना है, बट अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी चारों वैल्यूज अलग हैं और यहाँ पर भी चारों वैल्यूज अलग हैं, तो आपको दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक निकाल लो और उससे चेक कर लो। अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, M/Z, उसके लिए सेक्शन मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, जबकि टाउ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, B/D इंटू TW, B/D इंटू TW करना पड़ता है, ठीक है। तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, W इंटू एल हो जाएगा, शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, W इंटू एल हो जाएगा सीधे सीधे। तो आप सॉल्व तो दोनों करना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई एक निकाल लोगे, उससे चल जाएगा। अब बस इतना ध्यान रखिएगा, रोल्ड सेक्शन में जब हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालते हैं रोल्ड सेक्शन में, तो ये पूरी थिकनेस लेते हैं, ये वाला एरिया लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जबकि बेल्डेड में क्या लेते हैं, केवल और केवल डेप्थ ऑफ वेव लेते हैं, तो ये डिस्टेंस D है, ये टोटल डेप्थ D ली जाएगी एंड थिकनेस ऑफ वेब, तो थिकनेस ऑफ वेब भी आपको मालूम है, ये दी हुई है वेब थिकनेस 5.4 mm, 5.4 mm, एंड ओवरऑल डेप्थ कितनी है, वो आपको 200 गिवन है,
वो आपको 200 गिवन है। ठीक है भाई। कैंटिलीवर 3 मीटर स्पैन आपको दे रखा है 3 मीटर, और यूडीएल आपको टोटल दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स कितना होगा W इंटू एल, तो टाउ बराबर हो जाएगा WL अपॉन D इंटू TW। ये आ गया आपके पास शेयर स्ट्रेस। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। अब बेंडिंग मोमेंट कितना होगा आपके पास यहां पर, तो बेंडिंग मोमेंट तो आपके पास हो जाएगा WL²/2। Z कैसे निकालेंगे, तो Z यहां पर होगा आपके पास IXX अपॉन D/2, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ जो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी D/2 होगी, तो वो 100 हो जाएगी, 200 का आधा 100। IXX आपको दिया हुआ है, 100 से डिवाइड कर दोगे Z आ जाएगा, M आप कैलकुलेट कर लेंगे ML² WL²/2 से, तो सिग्मा आ जाएगा आपके पास M/Z से, तो एग्जैक्ट 55.55 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन में इतनी मेहरबानी उन्होंने हमारे ऊपर कर दी कि 2 चीज़ें पूछी थी, बट गड़बड़ तब हो जाती जब किसी दूसरे ऑप्शन में भी 55.55 होता, और इसी तरीके से 2 वैल्यूज इधर मैच कर रही होती, तो फिर आपको चेक करना पड़ता, दूसरी वैल्यू भी निकालनी पड़ती, बट यहाँ से आपका हो जाएगा। दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं, शेयर फोर्स WL/2 होगा, ऐसा क्या गलत हो गया क्या? शेयर फोर्स WL/2 होगा क्या? अरे कैसी बीम है भैया? कैंटिलीवर बीम है भाई, 1 मीटर पर W लग रहा है, तो L मीटर पे कितना लगेगा WL। सिंपली सपोर्टेड होती तो WL/2 हो जाता। समझ गए सुनील कुमार जी? तुमने यार डीपी बड़ी बढ़िया लगाई है, जबरदस्त स्माइल करते हुए। चलो ऐसे ही स्माइल करते रहो, ठीक है। WL होगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। Given that A is effective area of the member and sigma y is yield stress, in order to obtain the ultimate strength of a tension member as per the plastic design concept, A into sigma y is to be multiplied by, ठीक है, A into sigma y is to be multiplied by, वेयर इज क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है वो इफेक्टिव एरिया है, सिग्मा वाई जो वो यील्ड स्ट्रेस है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी है प्लास्टिक डिजाइन कॉन्सेप्ट पर। तो ए इफेक्टिव एरिया इंटू, जैसे अगर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकालते, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या होता, ए नॉट इंटू 0.6 सिग्मा वाई होता, या 0.6 इंटू एफ वाई होता। तो हम लोग लिखते कि नेट एरिया और इंटू एफ वाई को कितने से मल्टीप्लाई करना होता, 0.6 से, WSM में है ना 0.6 से। तो ऐसे ही कह रहा है प्लास्टिक डिजाइन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर दी ऑप्शंस, ये ऑप्शन है आपके पास। तो WSM में एक्चुअल कैपेसिटी का 60% लेते हैं, यहां पर एक्चुअल कैपेसिटी का 85%, ठीक है 0.85। तो ये रहा आपके पास एज पर IS 800 1984 क्लॉज नंबर दिस
द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर इज 0.85 ए इफेक्टिव इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, शशांक ने किस निशांत शर्मा को रिप्लाई किया। निशांत जी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं ये बता दूं ये जो क्यूआरपी प्रोसेस है ना, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, चलता रहेगा। इसमें कभी ईएससी के क्वेश्चन होंगे, कभी गेट के होंगे, कभी आपके यूथ के होंगे, कभी स्टेट एजेई के होंगे। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। मैंने कल भी समझाया था कि इस प्रोसेस में मेनली आपका होमवर्क है। मेनली क्या है, आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जो सब्जेक्ट यहाँ चले आप उसको खुद से क्या करें, रिवाइज करें। कल भी समझाया था कि खुद से रिवीजन करना है। उस रिवीजन के लिए आप मैराथन क्लास दे सकते हो, अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो मेन है जो आप घर पर पढ़ेंगे खुद से। ये सेशन तो एक रूटीन बनाने के लिए है, तो ये नहीं कहोगे कि इसमें सारे ईएससी के क्वेश्चन होंगे, चेंज होते रहेंगे। अभी जैसे ईएससी के करवा रहे हैं, कभी कुछ और करा देंगे, वो एक ओवरऑल तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, उस तरीके से लेके चलना है। चलिए, तो इस सब का सभी का आंसर आ गया। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्ड्स टू एलिमिनेट वेब बकलिंग। वेब की बकलिंग ना हो उसके लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज एक सब्जेक्ट का सेशनल होना है, रूटीन तो बन जाता है 100%। बिल्कुल मारियो। बाकी यूथ के सेलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे इसमें, है ना। चलिए, तो द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टिफन प्लेट गर्डर विद क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लैंजेस शैल नॉट बी लेस देन। तो आपको मालूम है भैया अनस्टिफन के लिए D/85 से कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो क्रेन गर्डर या गैंट्री गर्डर कह सकते हैं, उसका एक सेक्शन आपको दिया हुआ है। तो इस सेक्शन के बारे में आप क्या क्या बातें कह सकते हैं। तो पहले कह रहा है इट इंक्रीजेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस। सही बात है, चैनल सेक्शन की वजह से वर्टिकल एक्सिस के यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस से डिस्टेंस पर ये फ्लेंजेस आगे चैनल के। तो पहला तो आपका क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अरे ये बात गलत है, वाई के अबाउट बढ़ा रहा है तो इसको आई को थोड़ा ना कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, तो भैया बी को भी हटा दो और सी को भी हटा दो, तो एलिमिनेट हो गया। इंक्रीजेस टॉर्जनल स्टिफनेस, सही बात है। इंक्रीजेस लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,3 और 4। ठीक है, तो लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ और टॉर्जनल स्टिफनेस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the plastic energy which of the following pairs is or are correctly matched, is or are correctly matched। तो रेक्टेंगल का 2 होता है क्या, 1.5 होता है, तो पहला गलत हो गया। राउंड का 1.7 होता है, बिल्कुल होता है। स्क्वायर का 1 होता है क्या, स्क्वायर भी तो एक तरह का रेक्टेंगल, ये तो 1.5 होना चाहिए, तो ओनली 2। आंसर क्या देगा, सी। अगला सवाल, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, कर्वेचर इज इनफाइनाइट, मोमेंट इज इनफाइनाइट, फ्लेक्चर स्ट्रेस इज इनफाइनाइट। तो आपको मालूम है यहाँ पर इनफाइनाइट रोटेशन होता है। इनफाइनाइट रोटेशन का मतलब बहुत ज्यादा रोटेशन पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कर्वेचर इज इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग जरा। अभी देखिए पूरा मेंस का क्वेश्चन उठा के डाल दिया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा। अभी तभी कर सकते हो जब पहले से कर रखा हो, नहीं तो एग्जाम में छोड़ देना है। शुभम चंद्र रामोला जी, रेक्टेंगल स्क्वायर 1.5, राउंड 1.69, आई सेक्शन 1.12 से 1.2, डायमंड का 2। क्या बात है, सारी छाप दी है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? गिवन फिगर शोज अ पोर्टल फ्रेम विद लोड्स, मेंबर्स ऑफ फ्रेम हैव सेम प्लास्टिक मोमेंट ऑफ एमपी। यहाँ पर लोड लग रहा है 2W का और ये लग रहा है W का। तो आपको मालूम है ऐसे केस में हम लोग तीन मैकेनिज्म मानकर चलते हैं। एक बीम मैकेनिज्म जिसमें केबल और केबल क्या होगा, बीम के लिए आप सॉल्व करेंगे, बीम के लिए सॉल्व करेंगे और बीम के लिए आप क्या करोगे, इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपने बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक हिंज यहाँ बनेगी, एक हिंज यहाँ बनेगी और एक हिंज यहाँ बनेगी। ठीक है, हाँ एग्जाम में तो स्किप करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका स्वे मैकेनिज्म होता है कि इस लोड को कंसीडर नहीं करोगे, पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो आपका स्वे कर जाएगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ हिंजेस बनेंगी। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कंबाइंड मैकेनिज्म, कंबाइंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले बीम बीम मैकेनिज्म निकालते हैं, क्या पता उसी से हमारा आंसर आ जाए। कैसे आ जाए, यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो, यहाँ पे आप एक ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक ये लगा सकते हो कि हमें मिनिमम वाला लोड लेना होता है। कौन सा लेना होता है? मिनिमम। मान लो हम बीम मैकेनिज्म से सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसी से मिनिमम वैल्यू आ गई, अगर उसी से मिनिमम वैल्यू आ गई तो ज़्यादा वाला लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो स्किप कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, जो स्किप कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दो, बीम मैकेनिज्म मानते हैं इसे। जब आप बीम मैकेनिज्म से सॉल्व करोगे तो यहां पर आपकी हिंज बन गई, यहाँ हिंज बन गई और यहाँ ये लोड कितना है 2W का। तो यहाँ पर ये डेल्टा आएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा और ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी L/2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास L/2 हो जाएगी। तो वर्क डन क्या होगा 2W इंटू डेल्टा, तो 2W इंटू L/2 थीटा। और मोमेंट यहाँ पर रोटेशन होगा थीटा, यहाँ होगा थीटा और ये 2 थीटा यहाँ का। तो ये क्या हो गया 4 MP थीटा। जब हमने सॉल्व किया तो W इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 MP/L आ गया। W बराबर क्या आ गया 4 MP/L आ गया। तो इसका मतलब ये तो आपके समाप्त हो गए। अब इसके आगे आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि आप 4 MP इसी पर टिक लगा दो। 2 MP/L कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, लेकिन हालांकि ये 2 MP/L है तो है ना, यहाँ से गड़बड़ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इसको करते हैं फटाफट। तो अभी हमें बाकी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 MP/L भी है। अब आप क्या कर दो, स्वे मैकेनिज्म लगा दो। स्वे मैकेनिज्म में क्या था, यहां पर आपके पास यहां पर ये W का लोड लगा हुआ था। यहां पर कितने का लोड था W का। तो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा का हुआ। ठीक है, और लेंथ आपको ये भी L/2 दिया हुआ है। ये हाइट कितनी दी हुई है आपको L/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा W इंटू L/2 थीटा। और देखिए यहां पर यहां और यहां, तो 4 MP इंटू थीटा हो गया।
स्टैंडर्ड केसेस को आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, स्टैंडर्ड केसेस आप डायरेक्टली भी लगा लो, है ना, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे ये भी एक स्टैंडर्ड केस है आपका कि यहाँ पर डब्ल्यू डॉट लगा हुआ, लेकिन ये कि लेंथ चेंज है L/2 है। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई 8 MP/L, तो ये तो नहीं होगा। फिर आपका आएगा कंबाइंड मैकेनिज्म। कंबाइंड मैकेनिज्म में आपको मालूम है यहाँ पर हिंज नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट की वजह से मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका एक हिंज यहाँ बनती थी, एक यहाँ बनती थी, एक यहाँ। अब यहाँ पर इस हिंज पर क्या होता है कि पहले केवल इस वाले केस में केवल ये वाला मेंबर रोटेट कर रहा था, ये मेंबर रोटेट नहीं कर रहा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये वाला मेंबर भी रोटेट कर रहा है इस जॉइंट पर, तो वर्क डन आपको इस मेंबर के लिए भी लेना पड़ेगा और इसके लिए भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये कितना करेगा W/L/2 थीटा, यहाँ पर कितना होगा, ये कितना होगा 2W/L/2 थीटा, राइट। अब MP/थीटा, 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 MP/2 थीटा, टोटल रोटेशन यहाँ पर कितना है 2 थीटा, एंड MP/थीटा, तो आपके पास बन जाएगा 6 MP थीटा बराबर, ये आपके पास टोटल हो जाएगा 3W/2 L थीटा। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से भी वैल्यू आई 4 MP/L, यहाँ से भी वैल्यू आई 4 MP/L। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से भी 4 MP/L आ गई वैल्यू, तो अब आप 4 MP/L पे टिक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर 50-50 हो, उन क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी है छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मतलब पूरा नहीं भी करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन को, जहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। 50-50 हो तो उसको सॉल्व करने करना है। प्रतीक कुमार कह रहे हैं सब बाउंस जा रहा है थोड़ा सा फिर पढ़ना पड़ेगा बालक, थोड़ा सा प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ कर आओ, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन करके आइए, तभी फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A rectangular steel section of width B and depth H has stress up to yield point sigma y। मैं ऐसा करूंगा, प्लास्टिक एनालिसिस पे एक आध क्लास ले आऊंगा। अब देखो ऐसा होता है एग्जाम में, अगर तुम खाली एक क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो हो गया, आपको मतलब 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलेंगे 50-50 वाले, तो 5-6 में से 1-2 सही होंगे, तो 1-2 गलत होंगे, तो 2-3 सही भी होंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर स्टील सेक्शन ऑफ विड्थ B and depth H has been stressed up to a yield point sigma y up to a depth of h/4 from both the top and bottom face under the action of a moment m. The magnitude of the moment m is। तो आपको मालूम है कि जब मोमेंट जो होता है वो इलास्टिक मोमेंट से तो ज़्यादा होता है, बट प्लास्टिक मोमेंट से कम होता है, तो हमें सेक्शन बीम का कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ना पूरी तरीके से इलास्टिक कंडीशन है, पूरी तरीके से प्लास्टिक कंडीशन है। तो कह रहा है कि अगर इसकी टोटल डेप्थ आपके पास h है, तो ये h/4 तक इधर से और h/4 इधर से कितनी स्ट्रेस आ चुकी है, Fy ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका जो इस मोमेंट m की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि देखिए यहां पर एक फोर्स आपका कंप्रेशन फोर्स यहां बनेगा और एक कंप्रेशन फोर्स आपका यहां बनेगा, दिस इज C1, दिस इज C2। दूसरा टेंसाइल फोर्स आपका यहाँ T1 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, T2 बनेगा। ठीक है, इन फोर्सेस का आप क्या कर दीजिए, मोमेंट ले लीजिए, मोमेंट ले लीजिए। तो ये सिमेट्रिकल है C1 T1, तो एक लीवर आर्म आपकी यहाँ पर बनेगी और एक लीवर आर्म C2 और T2 के बीच में बनेगी। ये चीज़ मैंने आरसीसी में भी बहुत सिखाया आपको। आरसीसी में जब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अब आपको मालूम है कि स्ट्रेस डायग्राम का जो एरिया होता है, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम का जो एरिया होता है हमें वो देता है फोर्स पर यूनिट विड्थ, फोर्स पर यूनिट विड्थ। तो अगर मैं C1 फोर्स निकालना चाहूंगा, C1 फोर्स, तो C1 फोर्स क्या आएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fy इंटू H/4, Fy इंटू H/4 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेके डबल कर दो ऊपर वाले फोर्सेस का और नीचे का, या इनका आपस में। ठीक है, बात वही है, आप इसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेके फिर डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मोमेंट, देखो कपल का फंडा क्या होता है कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है एफ ऐसे और एक फोर्स लग रहा है एफ ऐसे, और इसके अबाउट पिवट है, ये डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस भी है। अब आप ऐसा कर लो कि भाई इस पिवट के अबाउट इसका मोमेंट कितना लग रहा है एफ इंटू ए, और इसका मोमेंट कितना लग रहा है एफ इंटू बी, फिर दोनों को ऐड करो, या एफ कॉमन ले लो और ए प्लस बी लीवर आर्म से कर दो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो इतना तो आपको मालूम है, इतना तो आपको मालूम है कि स्ट्रेस डायग्राम का जो एरिया होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट विड्थ बताता है। मतलब यहां अब इस क्रॉस सेक्शन पर फोर्स लगेगा तो इसकी लेंथ जो होगी वो सेक्शन की क्या मानी जाएगी, विड्थ। ठीक है, तो पर यूनिट विड्थ, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया, तो ये स्ट्रेस कितनी है एफ वाई, ये विड्थ कितनी है स्ट्रेस ब्लॉक की एफ वाई, और ये डेप्थ कितनी दे रखी है H/4, तो ये एरिया कितना आ गया Fy इंटू H/4 आ गया, इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, फोर्स मिल गया, ये फोर्स मिल गया। अब ये सोचो, अब थोड़ी देर के लिए इस C2 को और T2 को हटा दो, इनको हटा रहा हूं। अब C1 और T1 के बीच की डिस्टेंस देखो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक बात बताओ, H/4 का आधा इधर माइनस कर दो और H/4 का आधा इधर माइनस कर दो, तो H/4 माइनस कर दिया तो 3H/4 बचा या नहीं बचा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3H/4 होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3H/4 होगी, ये H/4, ये H/4 और ये 3H/4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, C1 की वजह से मोमेंट आ गया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको साइड में रख दो ले जाकर, अब इसको साइड में रख दो, इसको सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहीं पर कर दूं या नेक्स्ट पेज पे कर दूं, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, नहीं तो सब यहीं हौस पहुंच हो जाएगा।
अब यहां पर इस वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक है। अब क्या करो, इस ट्राइंगल को देखो, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू एफ वाई। अभी ये बेस तो एफ वाई और हाइट कितनी होगी? ये भी एच बाई 4 होगी। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना? बी से मल्टीप्लाई कर देना। कितने से मल्टीप्लाई कर देना? बी से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फोर्स बन गया। सर ऐसे क्वेश्चन को याद कराने का भी सेशन लेकर आइएगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया? फोर्स बन गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये एरिया हो गया, एरिया को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स बन गया। अब ये देखो, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा? ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1/3 ऑफ, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से, वहां से लिख लो या ऐसा करो यहां से लिख लो, ये और भी सही है। तो ये क्या होगा? 2/3 ऑफ एच बाई 4 होगा या नहीं होगा? भाई ये डिस्टेंस कितनी बची? एच बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ एच बाई 4 हो जाएगा। 2/3 ऑफ एच बाई 4, यहां से 2/3 ऑफ एच बाई 4 डिस्टेंस हो गई। तो यहां पर जो नीचे इसी तरीके से जो फोर्स लगेगा आपका टेंसाइल, वो भी तो इतनी डिस्टेंस पर ही लगेगा, 2/3 ऑफ एच बाई 4 पर। तो लीवर आर्म कितनी हो जाएगी? जब मैं इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो लीवर आर्म हो जाएगी 2/3 ऑफ एच बाई 4। और इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया आपके पास m2, और ये आ गया था आपके पास m1। ये आ गया था आपके पास m1। अब भैया इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। अब ऐड करने में आप ये कर सकते हो, काफी सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एफ वाई बी एच स्क्वायर, एफ वाई बी एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और भी काफी कुछ कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, और भी काफी कुछ कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 दूनी 6 चौक 24। तो एफ वाई अपॉन 24 बी एच स्क्वायर, और प्लस ये कितना बचेगा? 3/16 एफ वाई बी एच स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। कितने में पेपर खत्म हो जाएगा? इलेवन बाई 48 आ रहा है। ठीक है, तो सी ही आंसर है आपका। 11/48 बी एच स्क्वायर सिग्मा वाई।
आसान करने का तरीका क्या हो सकता है इस सवाल का? आसान करने का एक ही तरीका हो सकता है कि बी, देखो सब में बी एच स्क्वायर सिग्मा बाई तो सब में आएगा, सब में क्या कर लो, बी बराबर एच बराबर 1, बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 1 ले लो, सबको 1 ले लो, सबको 1 लेके सॉल्व करो, सबको 1 लेके सॉल्व करोगे तो ये एफ बाई एच और बी वाली कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है, कोई टर्म नहीं आएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर और याद और जल्दी करना है तो आपको मालूम है ये बी एच स्क्वायर सिग्मा वाई तो सब में आएगा, ये सब में कॉमन है, तो आप बी को एच को सिग्मा वाई को सबको 1 ले लो, अब तो याद हो ही जाएगा, अब तो याद हो ही जाएगा आपको अगली बार के लिए। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, कभी वैसे क्वेश्चन इस तरीके का आए तो आप ये भी लगा सकते हो कि बी एच सिग्मा वाई सबको एक कर लो, ठीक है, सबको सबको 1 कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा ये यहाँ पर ये एफ वाई एच और बी जो परेशान कर रहे हैं कैलकुलेशन वो नहीं करेंगे, केवल नंबर नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए स्किप कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं भाई यार स्किप करने मतलब, ठीक है एग्जाम में अगर टाइम है तो कर लो, वैसे भी यहाँ पर तो सीखने के लिए कर रहे हैं ना यार, यहाँ पर तो सीखने के लिए कर रहे हैं। आसान क्या है, पेपर ही मत दो और आसान हो जाएगा। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular plate 100 mm diameter is welded to another plate by means of 6 mm fillet weld. If the permissible shearing stress in the belt equal to 10 kg per mm square, then the greatest twisting moment that can be resisted by the weld will be. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको कि मान लीजिए प्लेट है कोई और यहां पर हमने एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को यहां पर क्या कर रखा है, बेल्ड कर रखा है, बेल्डिंग कर रखी है चारों ओर, ठीक है। अब जब इस पर ट्विस्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो बेल्डिंग मटेरियल होगा, यहाँ पर जो बेंडिंग मटेरियल होगा उसके अंदर क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। तो हम लोग करते क्या है इसके लिए कि जो बेल्डिंग मटेरियल होता है केवल उतने को निकाल के अलग निकाल लेते हैं, ये आपका बेल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो बेल्डिंग मटेरियल होगा इसकी जो थिकनेस टी होगी, इसकी जो थिकनेस टी होगी वो हो जाएगी के इंटू एस। अब टॉर्जन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन जे इंटू आर हो जाएगा, टी अपॉन जे इंटू आर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक लाइन एरिया क्या है, बेसिकली लाइन एरिया है, इसकी थिकनेस बहुत कम है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लाइन एरिया एज्यूम कर लेते हैं। और ये सारा का सारा कहाँ है, यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। तो लाइन एरिया का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यही है, इसको हम यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर दें, अगर इसको हम लोग स्ट्रेट कर दें तो ये सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, पाई डी, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई डी टी, एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी टी, ये एरिया हो गया। अब ये एरिया क्या है, सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, तो J इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया, पाई डी टी,
और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी d/2, तो ये हो गया d/2 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक बार आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फिर आप क्या लगा दीजिएगा, टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर लगा दीजिए। टी आपको मालूम है, जे आपको मालूम है, आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे बता देते हैं आपको। ठीक है, तो पाई डी, ये टी लिख गया है यहाँ पर, ये होगा 0.7s, क्योंकि टी बराबर होता है k इंटू एस, एस होता है बेल्ट साइज। बेल्ट साइज आपको दिया होगा क्वेश्चन में 6 mm। ठीक है, बेल्ट साइज आपको दे रखा है 6 mm। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास पाई, ये डी की पावर 3 हो गया, ये 2 स्क्वायर 4 आ गया, 0.7, और एस आपको दे रखा है। अपने तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो हमसे टॉर्क पूछा हुआ है। ठीक है, तो टॉर्क निकाल दो आप। द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो टॉर्क निकाल दो आप यहां से। तो टॉर्क बराबर क्या रहेगा, टाउ इंटू जे अपॉन आर हो जाएगा। चलिए, प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया बिल्कुल, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कीजिएगा इसको सॉल्व। इसका आंसर आपको मालूम है, आंसर है इसका सी। ठीक है, आंसर क्या है, सी। बाकी आप इसको एक बार डेराइव करके आप चाहो तो इसका फाइनल फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। प्रवीण सर की क्लास में पहुंच जाइए, उनका टाइम हो गया। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। कल हम लोग क्या करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। कल सॉइल करते हैं। ठीक है, तो कल आप सॉइल मैकेनिक्स तैयार करके आइएगा। हाँ यार, आज टाइम का पता ही नहीं चला, मतलब कब 9 बज गया। चलिए, मैं देखता हूँ किसी दिन आपका इस संडे वगैरह में पॉसिबल हुआ तो प्लास्टिक एनालिसिस करवा देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दीजिए सर, पीडीएफ अभी दे देते हैं। कल की पीडीएफ भी नहीं मिली क्या, क्यूआरपी की? एक्चुअली क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा थे, है ना। आज तो ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई यार। चले, कल की पीडीएफ मिली थी नहीं मिली थी आप लोगों को? कल आरसीसी की पीडीएफ नहीं मिली थी क्या? चलिए, क्लास में फटाफट खत्म कर रहा हूँ। ठीक है यार, एक्चुअली 4 लेक्चर है तो अभी थोड़ा समय यही रहेगा, 1.5 घंटा काफ़ी है। आज थोड़ा 8 बजे हुई क्लास, कल से 7:30 पर ही होगी। ठीक है, चलिए बाय।